आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। करदाता ध्यान दें, देर न करें। यदि आपने अब तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने आधार को अपने पैन से 31 मार्च 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं। आधार को पैन से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। पेंडिंग रिटर्न्स और रिफंड प्रोसेस नहीं होंगे। डिफेक्टिव रिटर्न्स के केस में पेंडिंग कार्यवाही खत्म नहीं होगी। आपकी पेमेंट से टैक्स ऊंचे रेट पर कटेगा। याद रखें, सभी पैन होल्डर्स के लिए 31 मार्च 2023 तक अपने आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। श्रीनगर के दूरदर्शन स्टूडियो से आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान फैजान कुरैशी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम यूथ फोरम और इस फोरम के जरिए हम मुख्तलिफ मसाइल उजागर करते हैं और उनका सदेबाब ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। नाज़रीन, ज़माने के साथ साथ हर किसी चीज़ में तब्दीली रोनमा होती रहती है, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो या इक्तिसादी। नाज़रीन, जो हमारा तालीमी निज़ाम है उसमें भी बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनमा हो चुकी है, लेकिन इसमें मजीद जिद्दत और निखार पैदा करने के लिए कई ज़वाबित और उसूल है जिन पर अमल करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, सरकार की जानिब से इस हवाले से नई तालीमी पॉलिसी भी सामने आई जो मार्च से राइज होगी। नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो इसी हवाले से है, यानी प्रॉब्लम्स एंड रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्नाइजिंग एजुकेशन, टेक्निक्स एंड ट्रेंड्स। नाज़रीन, इस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए आज के इस फोरम में तशरीफ फरमा है कुछ स्पीकर्स, उनका भी तारुफ कराते हैं। इनका ताल्लुक वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से हैं। हमारे साथ त्राल से यहाँ पर आए हुए हैं पीर किफायतुल्लाह साहब और पलहालन पटन से हमारे साथ हैं नादिया रशीद
और बिजबिहारा से हैं पीर किफायतुल्लाह साहब, और बिजबिहारा से है बशीर अहमद रथर साहब, और श्रीनगर से है सन्ना खान। आप सभी का मैं दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। जी बशीर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, इससे क्या मुराद है, इसका मतलब क्या है जब हम इस लफ्ज का इस्तेमाल यानी मॉडर्नाइजेशन का इस्तेमाल हम एजुकेशन के साथ करते हैं? मॉडर्नाइजेशन जो है ये एक सोशलॉजिकल टर्म है जी। मॉडर्नाइजेशन में क्या देखते हैं हम कि जो साइंटिफिक टेक्निक्स और ट्रेंड्स है उनका इतलाक सोसाइटी के शोबों पर जब पड़ता है तो वहाँ कौन सी तब्दीली रोनुमा होती है जी। और लिटरली जो मॉडर्नाइजेशन है ये ट्रेडिशनल का अपोजिट है जी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि पहले ज़माने में जब हम बच्चों को पढ़ाते थे तो वहाँ हम वो तख्ती वो बांस का कलम या कशीर पे वनान मशक लेखन या नड़कई कलम सत लेखन बट द टाइम हैज़ चेंज्ड। एक बच्चे के लिए अब ज़रूरी है कि वो MS ऑफिस सीखे, बिल्कुल, क्योंकि आज कंप्यूटर का दौर है, वो तख्ती का दौर नहीं रहा। पहले हम फोकस करते थे कि एक बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी हो ताकि वो एग्जाम में लिख सके, या कल वो किसी पोस्ट पर जाए तो वहाँ वो जो भी कागजात है वो रिकॉर्ड्स है वो अच्छी तरह मेंटेन कर सके। लेकिन आज इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हैंड राइटिंग की कोई अहमियत ही नहीं है। हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास टैब्स है, हमारे पास नए नए आलात है जिनके ज़रिए हमने what can we call the tremendous revolution has arisen in the education sector। अब ये जो तब्दीली आई है वहाँ तख्ती से लेकर इधर कंप्यूटर तक, और पिछले जो पेंडेमिक है हमने देखा कि हमने ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के शुरू किए। हालांकि ज़्यादा अगर वो कामयाब नहीं हुए लेकिन इट वाज स्टार्टिंग पॉइंट with the modern trends and techniques in the education sector. And this all process can we call modernization of education. जी किफायत साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई भी मॉडर्नाइजेशन की प्रोसेस तब तक कामयाब नहीं हो सकती है जब तक न साइंटिफिक टेम्पर जवानों में या लोगों में डेवलप किया जाए। जो हमारा मौजूदा तालीमी निज़ाम है, यानी जो हमारे सब्जेक्ट्स है, पढ़ाने की मेथडोलॉजी है, या जो बाकी चीज़ें होती है तालीम में, आप किस हद तक मुतमईन है कि जो हमारा मौजूदा तालीमी निज़ाम है ये नौजवानों में साइंटिफिक टेम्पर और साइंसी मिजाज पैदा करने में सक्षम है और कामयाब है? हाँ जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है जी, ये कितना मॉडर्न है, एंड हाउ मच वी हैव डन इन दिस रिगार्ड टू मॉडर्नाइज दिस एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल, इफ वी मे सी इन पेपर्स वी हैव डन अ लॉट, बट जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो देयर सीम्स yet a lot to be done, so that we can reach to the level that we can claim that we are here in India having some modern education system. प्रैक्टिकल लेवल पे वो नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल लेवल पे वो नहीं हो रहा है। और अगर हम थोड़ा सा इस जो हमारा टॉपिक है आज का इस पे जाते हैं तो हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, कि हर एक का अपना अपना नजरिया हो सकता है, हर की अपनी अपनी व्यू हो सकती है। तो मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाहूंगा कि एक बार 3 अंधों को कहा गया कि आप बताइए हाथी कैसा है। बिल्कुल, तो कोई आया तो उसने उसकी टांग पकड़ ली तो कहा कि इट सीम्स टू मी जस्ट लाइक ए पिलर। बिल्कुल, दूसरा आ गया, उसने उसके पेट पे हाथ रखा तो कहा कि इट सीम्स टू मी जस्ट लाइक ए वॉल। बिल्कुल, फिर तीसरे को कहा गया तो उसने उसके ट्रंक को बिल्कुल पकड़ा तो उसे कहा गया कि आपको कैसा लग रहा है कि ये हाथी कैसा है। बिल्कुल, तो उन्हें कहा कि इट सीम्स टू मी जस्ट लाइक ए पाइप। बिल्कुल, देखा जाएगा तो हर एक का अपना अपना जो पर्सपेक्टिव था, अपना अपना जो इंप्रेशन था, जो परसेप्शन था जी, वो अपने एंगल से ठीक थे। तो एज फार माई ओपिनियन गोज, बिकॉज आई हैव बीन इन दिस फील्ड, आई हैव बीन टीचिंग एट द BEd levels and I have been teaching at the lower levels even. So this seems to me our education system is not yet modern, but before modernization of the education system, there doesn't seem that education system really exists, if we may see it in the real sense, what has been defined in the books. बिल्कुल, पहले तो एजुकेशन है ही नहीं वहां पे। इंस्टेड ऑफ एजुकेशन देयर इज जस्ट क्रेमिंग एंड सो ऑन एंड सो फॉर, बिकॉज एजुकेशन मीन्स रिफॉर्मेशन ऑफ माइंड, बट रिफॉर्मेशन ऑफ माइंड इज नॉट देयर। सेकंड थिंग इज कि दूसरा जो हम कहते हैं कि हम मॉडर्नाइज हुए हैं,
तो पहले अगर हम देखेंगे कि अगर सिटीज में कुछ ऐसे स्कूल्स हैं कि जो मॉडर्नाइज हुए हैं, लेकिन गांव की तरफ अगर हम जाएंगे, क्योंकि हमारी जो मतलब अगर हम इंडिया देखेंगे तो इसमें ज्यादा तो रूरल एरिया ही आता है, अर्बन एरिया बहुत कम आता है. इफ वी मे सी देयर इन सम सिटीज or in some we can say some states, if we may simply talk of New Delhi, that is the capital, and a lot has been done to modernize the education system. But if we may talk of all other states of India, we are yet in the, we can say the traditional way is going on there. तो अब सवाल पैदा ये होता है कि जवानों में मतलब जो अब मॉडर्नाइजेशन की, तो मुझे लग रहा है कि सारा जो है ये यूथ के पास ही है. अगर हमें रेवोल्यूशनाइज करना है इसको, तो पहले जो यूथ का माइंड जो है, पहले इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, बिकॉज इट इज आइडियाज दैट वी हैव टू लेटर ऑन गिव द प्रैक्टिकल शेप. जी आप इस पर हम आपसे मजीद बात करेंगे, लेकिन मैं नादिया आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो है पढ़ने का ट्रेंड है, नौजवान पढ़ रहे हैं लेकिन वो फिर भी मुश्किलात से जूझ रहे हैं. अनएम्प्लॉयमेंट की रेट जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. मुझे आप बता दीजिए, आप एक यूथ है, आप एक नौजवान है, क्या वजह है इसकी कि पढ़ने के बावजूद भी जो नौजवान हमारे हैं वो परेशान हैं? पहले ही फैजान साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आज आपने हमें अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया और एक अहम मौजू का इंतखाब किया. मैं शुरू करूंगी मिन ज़ुल्मात इलन नूर. The basic purpose of education is that it should lead a person from darkness to light. ठीक है, अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें, इससे एक इंसान का ये मकसद है कि एक तो वो अपना लाइवलीहुड अर्न करे एंड ही कैन कंट्रीब्यूट समथिंग गुड टू द सोसाइटी. और जो हमारी एजुकेशन है, दैट राइट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर होम. जो हमारी इथिक्स है, मॉरल वैल्यूज है, वो हमारे घर से स्टार्ट होता है. देन हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उन पे बात आती है. तिकाज इशू वनान बच्चे की जो पहली दरस का है वो माँ की गोद होती है. माँ इज द फर्स्ट टीचर फॉर ए चिल्ड्रन. अगर अब हम बात करें कि यूथ्स की क्या प्रॉब्लम है, उनके साथ कौन से मसाइल है, आजकल आप देखिए कि जो हमारे यूथ है अनएम्प्लॉयड है. क्यों अनएम्प्लॉयड है? हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे हम खाली डिग्रियां हासिल करते हैं. जब हम किसी इदारे में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, हम लोग वहां से खाली डिग्रियां लेते हैं. हम फिर जब हम अपने प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो हम लोग एम्प्लॉयबल नहीं होते. क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो वो क्वालिटी एजुकेशन होती है वो हम लोगों को नहीं दी गई है. दैट इज द रीजन. और एक बात यह है कि जो एजुकेशन का पर्पस है ना, दैट इज बेस्ड ऑन द 3 कंसेप्ट्स. वन इज कि इट शुड बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट्स, अमंग द स्टूडेंट्स. ठीक है, इसमें पहले जो वो जिसको हम बोलते हैं खुद इत्मीदी. आप बताइए कि कितना आज हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज जो एक बच्चे को एजुकेशन के थ्रू मिलता है, दैट इज ओपन रूम फॉर क्रिएटिविटी. आप देखिए हमारे स्कूलों में आज कितने ही ज्यादा क्रिएटिव प्रोग्राम्स करते हैं, जहां पे एक बच्चा अपना एब्स्ट्रैक्ट विजन यूज करे टू गिव एनी शेप टू एनीथिंग. ये नहीं होना चाहिए कि हम बोलते बच्चे को आप ये वाली सीनरी बनाइए. अगर हम सबको ये बोलेंगे आप ये सीनरी बनाइए, सबका मैक्सिमम सेम ही होगा. क्योंकि हमारे यहाँ पे रोट लर्निंग ज्यादा होती है. हमें रट्टू तोता नहीं बनना, हमें बच्चे को प्रिपेयर करना है प्रैक्टिकल फील्ड में. ये नहीं कि उसको खाली हमें स्कूल तक महदूद रखना है. एंड द थर्ड थिंग इज कैरेक्टर बिल्डिंग, जहां पे बच्चे का मॉरल है वो स्ट्रांग रहे. व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, दैट शुड बी डिफरेंशिएटेड. बट आजकल हम देखते हैं हमारे बच्चे ना, उनके साथ खाली मसाइल ये नहीं है कि वो अनएम्प्लॉयड यूथ है, बल्कि वो मंशियात की लत की ओर की जा चुके हैं. एंड दे आर डूइंग अदर इमोरल एक्टिविटीज जो एजुकेशन का मकसद नहीं है. जिस तरह मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी ये बता रही थी कि जो किन किन मुश्किलात से हमारे जो नौजवान हैं जूझ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो हमारा मौजूदा तालीमी सिस्टम है, हमारा तालीमी निज़ाम है, इसमें कुछ खामी है जिसकी वजह से हमारे नौजवान जो है मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं? वो जो है सिर्फ रोज़गार की तलाश में, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की तलाश में, वो खुद वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएट नहीं कर पाते हैं. क्या बताएंगे इस हवाले से? ये बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे यूथ के लिए है. क्योंकि जो हमारा यूथ है वो हमारी नई जनरेशन है, वो हमारे इस निज़ाम को आगे चलाएगा. मैं यहाँ किफ़ायत साहब से भी अग्री करती हूँ, इनसे भी अग्री करती हूँ, नादिया जी से भी, कि इन्होंने कहा कि हमें फॉर्म करना है, मतलब जो माइंड सेट है बच्चे का वो हमें फॉर्मुलेट करना है कि उसके दिमाग में है क्या. जैसे इन्होंने कहा कि हम एक बच्चे को स्कूल में बोलते हैं एक ड्राइंग बनाओ, बिल्कुल, तो हम सबको कहते हैं कि लैंडस्केप बनाओ. तो वो सब अगर हम सबको उनकी दिमाग पे जाएंगे, मतलब हर एक अपना पर्सपेक्टिव होता है.
हर एक अलग अलग अपनी आंखों से अलग अलग तरीके से दुनिया को देखता है, तो हर एक अपनी आइडियाज को डाल पाएगा उस पीस ऑफ पेपर पे, ठीक है। आजकल हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग मतलब लर्निंग की तरह हम लोग नहीं देख रहे कि बच्चा किस में ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, कि जिससे उसका जो अंदर का जो उसमें जो स्किल्स है वो बाहर आए, सो दैट कि वो सिर्फ मतलब स्कूलिंग में ही नहीं रहे, क्योंकि उसको आगे जाना है, उसको जॉब देखना है, उसको बाकी चीजें हैं या किसी के और भी पैशंस होते हैं कुछ करने के, सो वो चीजें बाहर नहीं आ पाती है। वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारी एजुकेशन सिस्टम में है वो लैकिंग है कि हम बस कंसंट्रेट करते हैं लर्निंग पे, वी हैव अ सिलेबस, वी हैव टू लर्न दिस, वी हैव टू लर्न दैट, नहीं, ऑल वी हैव टू मतलब हमें अपने बच्चों को मतलब क्रिएटिव, क्योंकि हमारे जो माशाल्लाह बच्चे हैं दे आर क्रिएटिव। सही बात है। अगर आप देखे जाए हमारे छोटे बच्चे दे नो टू हाउ टू प्ले गैजेट्स, मतलब हम नहीं जानते, दे विल टीच यू कैसे करना है, कैसे, ये हमारे बच्चों में क्वालिटीज है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम यही चीजें लैक होती है, तो बच्चा आगे नहीं चल पाता, उसको प्रेशर पड़ता है, उससे जाकर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं रहता, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन में गलत चीजें आ जाती है, तो ये सब सोसाइटी को खत्म कर रहा है। तो मुझे लगता है हमारे नाजरीन को भी, हमारे माँ बाप को, सबको समझना चाहिए कि हमारा बच्चा चाहता क्या है, उसका मतलब उसका माइंड कहाँ है, उसके दिमाग में है क्या, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड दे शुड फॉलो एंड सपोर्ट सो दैट हमारा बच्चा आगे जाए। बिल्कुल, जो तरक्की अपने ममालिक में जैसे होता है। और हमारा क्या है, हमारा एक वो सिस्टम है जी, हम डॉक्टर्स है तो डॉक्टर ही बनेगा जी, एडवोकेट है तो एडवोकेट ही बनेंगे, तो इट्स नॉट लाइक, वी शुड सपोर्ट आवर चिल्ड्रन। हमें अपनी सोसाइटी को आगे चलाना है, ना कि वो जी बनना है, अब डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बनना है, वी शुड सपोर्ट ईच अदर आइडियाज को सपोर्ट करना चाहिए। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बशीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपने पढ़ा होगा उस वक्त एजुकेशन सिस्टम उतना मॉडर्नाइज नहीं होता जो इस वक्त है, जिस हद तक भी है, लेकिन आपके वक्त में नहीं होता। मुझे आप बता दीजिए, आज आप भी तालीम के शोबे से वाबस्ता है और आप जानते हैं, आपने वो दौर भी देखा और आज का दौर भी आप देख रहे हैं, क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप उस दौर में और आज दौर में जो पढ़ाने का निज़ाम? देयर इज़ अ ट्रेमेंडस चेंज, एंड जो आज हम तालीमी निज़ाम जो हम देख रहे हैं, जब मैं मतलब बच्चा था 5वीं जमात का या 6ठी जमात का, उसके मुकाबले में हमने बहुत तरक्की की है। सही बात। ब्लैक बोर्ड मिशन था एक ज़माने में, कई स्कूल में ब्लैक बोर्ड्स भी अवेलेबल नहीं थे, मतलब एक ज़माना ये था। तो दूसरा ज़माना आ गया, मैंने खुद टीचिंग की है, ब्लैक बोर्ड पर मैंने खुद लिखा है, चाक से लिखा है, और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आज मैं दूसरे बोर्ड पर लिख रहा हूँ, स्मार्ट बोर्ड। हाँ, स्मार्ट बोर्ड है आज, मतलब कंप्यूटर थ्रू, आज मोबाइल के थ्रू मतलब क्लासेस दिए जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस हो रहे हैं, इतनी तरक्की हुई है। लेकिन एक बात जो है, बहुत से मसाइल हमने यहाँ छेड़े, उन पर बात की, सबसे जो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ है वो है टीचर की। बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट भी, वो प्राइवेट स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, फीस दे के द रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द टीचर। लेट मी टॉक व्हाट शुड बी ए स्मार्ट टीचर। बिल्कुल, आज का जो टीचर है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसने बीकॉम किया है, उसने बीएससी किया है, वट एवर ही हैज डन, बट ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन कंप्यूटरॉनिक्स। बिल्कुल, क्योंकि जो क्लास उसको आगे पढ़ाना है उसमें टेक्नोलॉजी का 80% रोल है। सही बात। साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का, और जब तक वो उस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट न हो, उसको चलाने के लिए तैयार न हो, तब तक वो मॉडर्न टीचर नहीं बन सकता है। लिहाजा हम यहाँ से अपील करते हैं, मतलब हमारे टीचर्स को भी, कि वो अपने आप को स्किलफुल बनाने के लिए, रिसोर्सफुल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही नहीं, पेरेंट्स ही नहीं, गवर्नमेंट ही नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट ही नहीं, NGOs कैन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन। कैसे, मतलब कोई दूर दराज का गांव है, वहाँ स्कूल में भी मतलब बिल्डिंग भी ठीक नहीं है, और वहाँ वो एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर चला के बच्चों को कंप्यूटर सिखा सकती है, वहाँ के टीचर्स को सिखा सकते हैं, दे कैन प्ले देयर ओन रोल इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन। जी, किफ़ायत साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आप बोल रहे थे कि हमारा तालीमी निज़ाम जो उतना मॉडर्नाइज नहीं है, लेकिन अब सरकार की जानिब से जो है नई तालीमी पॉलिसी सामने आई, तो मुझे आप बता दीजिए उसमें नौजवानों के लिए और मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन के हवाले से क्या क्या पैकेजेस है, इस हवाले से आप बता दीजिए कि किस जावे से देखते हैं आप नई एजुकेशन पॉलिसी को। डेफिनेटली सर,
क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया जो है इट इज़ नॉट येट अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज़ येट कंसिडर्ड टू बी अ डेवलपिंग कंट्री। हाँ, तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ से निकले तो उसके बाद इस एजुकेशन में कितने रिफॉर्म्स हुए, कितनी चेंजेस आई, वी ऑल आर ऑलमोस्ट अवेयर ऑफ इट, एंड नो टीचर नीड्स एनी काइंड ऑफ मतलब इंफॉर्मेशन लाइक दैट. And you know, it was Lord Macaulay in 1835, later on Wood's Dispatch, and then when India became independent and there was the government of this, we can say this Maulana Abul Kalam Azad was the first education minister, and he did a lot. यानी कि जो 2 साल में उन्होंने किया तो perhaps उसके in 100 years we can't do that कि हम reform education को कर सकते हैं. Then it was in 1968 in Indira Gandhi's period, and then in 86 in Rajiv Gandhi's period. And since then कि this educational policy and education was in its own form कि as it was left behind by those Britishers or the English people. एंड तब से आज तक तो इसमें बहुत कुछ किया गया कि लॉट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान का वो जो मुहिम चलाई गई, और फिर नाउ देयर सीम्स टू बी अ होप इन दिस जो नई पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की आ गई है 2020, देयर सीम्स टू मी सम रेस्पाइट. उसमें कुछ थोड़ा सा लग रहा है कि भाई जितने भी फॉल्ट्स एजुकेशन के थे अभी तक कि उनको बहुत हद तक कंसिडर किया गया है, तो उसमें हाँ उसका अजाला हो सकता है. तो वी कैन कॉल नाउ इफ दिस इज रियली इम्प्लीमेंटेड एट द ग्राउंड लेवल, बट द क्वेश्चन इज कि इफ इट इज रियली इम्प्लीमेंटेड. बस इन पेपर्स देयर इज अ लॉट एंड दिस एजुकेशनल पॉलिसी हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल, बट द क्वेश्चन इज कि वेदर इट विल बी and whether our youth is in a position, or whether your youth is so modern, or their ideas, their thinking is so modern that they can seek help and they can help us in we can say this applying this new educational policy at the ground level. For example के new methods of teaching have been introduced there, and ऐसा जो भी जो वो कह रही थी कि जो हमारे पार्टिसिपेंट है हिना जी, तो वो कह रही थी कि इसमें कुछ जो है ना बच्चों को कहते हैं हम कि नहीं आपको एक रट्टा लगाना, आपको जो कहेंगे कि वही करना है, लेकिन इसमें ये एक रखी गई है फ्रीडम कि बच्चा जो है अपनी चॉइस से कर सकता है. और दूसरी बात यह है कि अगर हम कल तक की बात करेंगे, अभी तक जो एजुकेशनल पॉलिसी चल रही है हमारे इंडिया में, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो टीचर सीम्स टू बी ए जेलर, बिल्कुल, और जो बच्चा होता है ही सीम्स टू बी ए प्रिजनर. जी. और इसमें एक्टिव लर्निंग नहीं होती है, पेसिव लर्निंग होती है. टीचर क्लास में जाता है और बच्चे को यहां से ही जो बोलता है उसकी क्रेविंग होती है, कल उसको वोमिटिंग करनी है, तो पेपर एंड पेन का जो सिस्टम है बस उतना ही है, और उसके अलावा बच्चे टीचर के पास कुछ भी नहीं है, बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, रूट लर्निंग नहीं है. और उसमें जो हमारे मौजूदा तालीमी निज़ाम इस वक्त चल रहा है उसमें जो खामियां थी नई एजुकेशन पॉलिसी जो है कवर कर रही है, उनको हल किया जा सकता है डेफिनेटली. तो देयर इज अ लॉट कि जिसमें जैसे कि मार्क्स कार्ड में जो है अभी तक हम कह रहे थे कि बच्चे को ये क्रेविंग कितनी की है उसने, उसके मार्क्स देते थे 100 में से 100. टीचर उसको कहता कि भाई तुम्हें ये लर्न करना ही करना है, और जो बुक्स है वो उसमें जो भी कुछ है उनको कहते कि भाई इसको लर्न करो. टीचर उसमें हेल्प करता था, बच्चे का कुछ भी नहीं होता था, उसका माइंड यूज नहीं होता था, बिल्कुल है ना. तो बच्चा जो है उसको फीड किया जाता था, तो उसको फीडिंग मशीन थी, वो रॉबोट बनता था, उसकी जो माइंड की एक्टिविटी, उसका माइंड एक्टिव नहीं रहता था उसमें. लेकिन जो अब की जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है उसमें सब्जेक्ट उसमें उसको कहा गया कि यू कैन चूज सब्जेक्ट्स ऑफ योर ओन चॉइस, ठीक है. तो देयर इज नॉट एनी रिस्ट्रिक्शन कि दैट यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर, यू हैव टू बिकम एन इंजीनियर. सो देयर इज मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सब्जेक्ट्स कि दैट दे कैन चूज बाय देयर ओन चॉइस, बाय देयर ओन विल, जैसा उनको लगेगा, उनका टेस्ट टेम्परमेंट किस में वो ऐसा करेगा. और उसके अलावा जो टीचर है उसको कल जो मार्क्स कार्ड जो उसको हाथ में थमाएगा वो उसमें इतना ही नहीं कहेगा कि भाई कि बच्चे की कितनी परफॉर्मेंस है एकेडमिक्स में, उसमें नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज भी इंक्लूड की गई हैं. तो दिस सीम्स टू मी देयर इज अ सोल्यूशन टू मेनी प्रॉब्लम्स कि अगर हम न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को हम प्रैक्टिकली हम ग्राउंड लेवल पे करेंगे. जी बहुत बहुत शुक्रिया. जी नादिया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप बता दीजिए जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें क्या खास है नौजवानों के लिए, यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल, अगर हम पहले डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें वहाँ पे अभी एजुकेशन 4.0 है, यानी जो उनका एजुकेशन सिस्टम है वो फुली डेवलप्ड है, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है. बट अगर हम कश्मीर की बात करें या और वी कैन से आफ्टर कोविड, यहाँ पे जो ड्यूरिंग कोविड की अगर हम बात करें, यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्विच हो गया ऑनलाइन मोड में, उसने बूस्ट किया. उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, जिसका ये मकसद था कि जो हमारे बच्चे हैं उनमें कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाए. दे शुड बी फुल्ली वर्स्ड विद टेक्नोलॉजी, स्किल बेस्ड एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जाए. लाइक हमारे पास यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दैट शुड बी गिवन अमंग द स्टूडेंट्स. प्रेजेंटेशन स्किल्स या स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चों में. ये कंप्लीट अगर आप इसको देखेंगे जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी
पॉलिसी है, दैट इज अ विजन डॉक्यूमेंट. उसने कंप्लीट एक पैराडिम शिफ्ट किया, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है और जो हमारा नया मेथड ऑफ टीचिंग है. और हम अब हमारे यहाँ पे और एक चीज इंट्रोड्यूस हो गई इस वजह से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट होने लगी, जिसमें जो बड़े बड़े नेशनल कॉर्पोरेशंस होते हैं या हमारे पास MNCs होते हैं, वो कॉलेज में जाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां पे वो टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं, उनको बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में लेते हैं, जिसको हम कहते हैं हेड हंटिंग, जिसको हम कहते हैं. तो ये सारा कुछ इससे चेंज हो गया. जो हमारा पहले वो कन्वेंशनल टीचिंग मेथड है, वो दिन ब दिन अब खत्म हो रहा है. जी 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 सना, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो नौजवान है उनके टैलेंट को परखने के लिए, उनके जहानत को जांचने के लिए यहाँ पे एग्जाम्स लिए जाते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्स, इंटरनल, एक्सटर्नल, डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव. लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एग्जाम्स की वजह से जो हमारे नौजवान हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, वो परेशानी के में मुब्तला हो जाते हैं. क्या आपको लग रहा है कि हमें इस प्रोसेस को भी मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारे नौजवान है वो परेशान ना हो जाए, वो डिप्रेशन ना हो जाए, बल्कि इस प्रोसेस के ज़रिए वो अपने टैलेंट का, अपने हुनर का मुजाहरा कर सके और उनकी जो सलाहियत है उसको सही मानों में परखा जाए? देखिए, मैं बोलना चाहूँगी, एक एग्ज़ाम जो है, चाहे हमारे इंटरनल्स हो, एक्सटर्नल्स हो, जो भी है, हमारे फाइनल एग्जाम्स हो, व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, एग्जाम्स आर इम्पॉर्टेंट. बिल्कुल. बिकॉज वी गॉट टू नो अब हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं. वो हम डिडक्ट नहीं कर सकते कि जी एग्जाम्स नहीं हो पड़े तो दैट विल नॉट, वो नहीं हो काउंट किया जा सकता. एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द पार्ट ऑफ द एजुकेशन, दे हैव टू बी देयर. अब एक चीज है कि मतलब जो हमारा जो ट्रेडिशनल मैटर था, मतलब जी आप यही लर्न करो, ये आएगा, यही लर्न करना है, ये सिलेबस है, जो सिलेबस का प्रेशर, जो मतलब क्रिएटिवनेस का जो नहीं होता था, मतलब हम नहीं देते थे इंटरेस्ट, तो वो ले जाता है इंसान को डिप्रेशन की तरफ. टीचर बोलता है इतना सिलेबस है, बच्चे का मन नहीं होता है, मतलब किसी का फिजिक्स अच्छा होता है, किसी का मैथ्स अच्छा होता है, किसी का इंग्लिश अच्छा होता है, किसी का हिस्ट्री अच्छी होती है. तो इट डिपेंड्स, क्योंकि हमारे पास चॉइसेस नहीं होते थे. अब जो हमारी जो नई पॉलिसी आई है, इसमें चॉइसेस है. इसमें मुझे लगता है जो बच्चे एवरेज पढ़ते थे, मुझे लगता है दे विल गेट अ चांस कि वो अच्छा कर पाए हर एक फील्ड में, जिन फील्ड्स में उनकी चॉइस है. और इससे डिप्रेशन में, गलत आदतों में, बिकॉज बच्चे को इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में. अभी बच्चा जस्ट फॉर टीचर की डांट, घर वालों की डांट एंड सो कॉल्ड सोसाइटी, मार्क्स गेन करने के लिए जी पढ़ना है, घर वालों का प्रेशर. तो मुझे लगता है ये पॉलिसी शायद हेल्प करेगी हमें कि हमारे बच्चे आउट ऑफ डिप्रेशन और दिल लगा कर पढ़े और अपने फील्ड्स में हमारा नाम रोशन करे, घर वालों का, कश्मीर का नाम रोशन करे, इंडिया का नाम रोशन करे. क्योंकि ये पॉलिसी बहुत हेल्प करेगी. कोई एथलीट बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, कोई हिस्ट्री, मतलब डिफरेंट ग्राउंड्स है, डिफरेंट फील्ड्स है, बिल्कुल डिफरेंट फील्ड्स है. जिस हमें है कि हमें फॉर्मुलेट करना है बच्चे को, हमें बच्चे को स्पेस देना है, वो कहाँ जाना चाहते हैं, सो दैट हमारी सोसाइटी आगे चले और हम सोसाइटी को कुछ दे पाए. दैट्स ऑल आई कैन से. बहुत बहुत शुक्रिया. सभी की उम्मीदें जो है नई एजुकेशन पॉलिसी से वाबस्ता है. जी बशीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब भी कोई नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है, एजुकेशन के हवाले से कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, तो जो नौजवान है उनकी एस्पायरेशंस को, उनकी उमंगों को मद्देनजर रखकर वो बनाई जाती है. लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नौजवानों पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है कि जो एजुकेशन पॉलिसी हो उसको सक्सेसफुल, मीनिंगफुल और मॉडर्नाइज करने के हवाले से? देखिए, मैं यहाँ एक ज़रूरी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे साबिक प्रधानमंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, बिल्कुल, वो एक बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे. उन्होंने एक बार कहा था कि हमारे पास एक ऐसा रिसोर्स है इंडिया में जो किसी के पास नहीं है. वो क्या है? वी हैव ए यंग इंग्लिश स्पीकिंग दिस जनरेशन. वी हैव ए यंग इंग्लिश स्पीकिंग जनरेशन. अब इसका क्या फायदा है? नंबर एक, इंडिया की डाइवर्सिटी है. ये जो इंग्लिश स्पीकिंग जो ये लोग हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसकी वजह से गल्फ में आज करोड़ों हिंदुस्तानी नौकरियां करते हैं. बिल्कुल. अब जो नई एजुकेशनल पॉलिसी जो 2020 है, इसमें क्या है? इसमें पहले जो ट्रेडिशनल थे तो उसमें हमारे 80% थ्योरी होती थी और 20% प्रैक्टिकल्स होते थे. दिस इज रिवर्सिबल. इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इसमें थ्योरेटिकल कम है. बिल्कुल. दूसरी चीज़, ये आगे 50 साल तक देखती है कि हमारे मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे होनी चाहिए, व्हाट वी नीड. दैट काइंड ऑफ कोर्सेज आर बीइंग डिजाइनड इन द यूनिवर्सिटीज, इन द बोर्ड्स,
इन द स्कूल्स, इन द कॉलेजेस, और वही कोर्सेज मतलब टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अब इसमें रोल जो है यूथ का वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि जो टीचर्स है आगे जाकर ये रिटायर हो जाएंगे और दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन दुनिया किसकी है? यूथ की। यूथ को इसमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बन गई है ये यूथ फ्रेंडली है, बिल्कुल, यानी ये यूथ के लिए बनी है। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये पूरी तरह कामयाब हुई एंड इंडिया वुड बी मतलब इन द लाइन ऑफ सुपर पावर्स, तो इसमें जो यूथ का रोल है वो सबसे बढ़िया है जी। तो जो भी उनको ऊपर से डायरेक्शंस आएंगी मतलब किस तरह चलना है पॉलिसी मेकर्स की तरफ से, यूथ को उसमें अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाना है जी। किफायत साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किसी भी चीज में जिद्दत लाने में जो यूथ है उनका एक कलीदी रोल बनता है। मुझे आप बता दीजिए कि एजुकेशन पॉलिसी को सक्सेसफुल, मीनिंगफुल और मॉडर्नाइज करने के हवाले से उन पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है और क्या रोल बनता है नौजवानों का? देखिए सर, ये तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिट्रीट करना चाहूँगा। डॉक्टर करण सिंह ने एक अपने एस्से में लिखा है कि डॉक्टर करण सिंह मतलब जिनका कोई इंट्रोडक्शन है कि देने की जरूरत नहीं है कि ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस के स्टेट। तो एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं। तो उन्होंने कहा है एक जगह पे कि इट इज द यूथ दैट फॉर्म्स द वैनगार्ड इन एनी वॉक ऑफ लाइफ। ठीक है ना, वैनगार्ड मतलब होता है कि जो नए आइडियाज लेके आते हैं, फ्रंट पार्ट बनाते हैं, हर एक में तो ये रोल अपना प्ले करते हैं। मगर लेकिन यहाँ पे एक चीज होती है कि जब तक ना कि हम अपने यूथ को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, तो जब तक हम माँ से दूध नहीं मांगे तो माँ भी दूध नहीं देगी। तो जब तक ना कि हमारी यूथ का जो माइंड है मॉडर्नाइज नहीं होगा, तो वो तब तक नहीं, हम तो टीचर जो है, जो हम मतलब जो एजुकेशन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जब तक नीचे डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक जो है जो ऊपर से पॉलिसीज नहीं बनेंगी। तो इसलिए इसमें यूथ जो है दे हैव टू प्ले अ मेजर रोल इन इट, कि दैट दे मस्ट डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट कि दैट वी नीड दिस थिंग, बट दे आर टोटली इग्नोरेंट ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अवेयर द यूथ एंड यूथ कैन प्रेशराइज अस कि दैट वी नीड दिस थिंग एंड वी मस्ट बी गिविंग दिस काइंड ऑफ एजुकेशन एंड वी हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड दिस नीड इज दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन, दिस काइंड ऑफ एजुकेशन दैट कैन लीड अस अहेड। जी, मैं आप सभी मेहमानों का अपने आज इस मौजू पर गुफ्तगू यहाँ पर की, मैं सभी मेहमानों का दिल की उम्मीद गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू जी। नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे स्पीकर जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे थे। यूथ फोरम के अगले शुमारे में किसी और मौजू पर हम बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।